हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा। अध्ययन अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नाउन या संज्ञा। अगर संज्ञा की बात करें तो इसको आप सभी लोग ही बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में अगर आपने हिंदी आपके पास सब्जेक्ट रही होगी और रहती है सबके पास, तो वहाँ से आप अब तक इस संज्ञा को पढ़ते चले आ रहे हैं और आपने पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन फिर भी हम आगे आकर के यानी आज के टाइम में आकर के जब हम कंपटीशन में कदम रखते हैं तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। संज्ञा को हम जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं और इसकी वजह से हम परीक्षा में संज्ञा वाले चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि मैं आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम संज्ञा से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे उनको आप सही कर पाएंगे, उनको आप गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था, इन सभी चीज़ों का नाम। ठीक है, देखना यहाँ पे ध्यान से कि नाम की बात हो रही है। यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी फीलिंग का नाम, भाव का नाम या फिर किसी अवस्था या कंडीशन का नाम अगर आपके सामने आता है तो वो सभी चीज़ें क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम हो गया, कमल हो गया। आपके सामने न जाने कितने सारे लोग आप देखते हैं, उनके सभी के अलग अलग नाम होते हैं, तो वो सभी क्या हैं? वो नाउन है। वस्तुएं आपको जितनी नज़र आती हैं, जिन वस्तुओं को आप नाम लेकर के बुला सकते हैं, नाम से उनको प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वो सभी वस्तुएं क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। स्थान हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सभी स्थानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये नाम, तो ये क्या हो गए? संज्ञा हो गई। ठीक है, भाव हो गया, भाव भी कई तरह के होते हैं, जैसे खुशी का भाव हो गया, दुख का भाव हो गया, ये फीलिंग है, ये फीलिंग इनको भी हम नाम लेके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है? नाउन है। किसी अवस्था का नाम बचपन हो गया, बचपन जीवन की एक अवस्था है। बुढ़ापा या वृद्धावस्था भी जीवन की एक अवस्था है। युवावस्था या हमारी यूथ एज जो है वो भी जीवन की एक अवस्था का नाम है, तो ये भी क्या है? नाउन है। ठीक है, तो नाउन की परिभाषा आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा को हम किस शब्द के अंतर्गत रखते हैं? कैसा शब्द है संज्ञा? संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। विकारी अविकारी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था, वहां पे इस चीज़ का स्पष्टीकरण किया गया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और वहां पर बिल्कुल ऑर्डर से फर्स्ट चैप्टर से हिंदी के सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं और इसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो संज्ञा कैसा शब्द है? संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी का अर्थ क्या होता है? विकारी शब्द किससे बना है? विकार से। और विकार का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, विकार का मतलब क्या होता है? चेंज या परिवर्तन। यानी हम संज्ञा में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। किसके आधार पर इसमें चेंज किया जा सकता है? लिंग के आधार पर, यानी जेंडर के आधार पर। ठीक है, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर हम संज्ञा शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं। और जब जिस चीज़ में परिवर्तन होने की संभावना बनी रहती है, जिस चीज़ में परिवर्तन हो सकता है, वो शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख के आपको थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कुर्सी इधर रख दो। अब यहाँ पे नाउन क्या है आप देखेंगे, संज्ञा क्या है? आप देख पा रहे हैं कि ये कुर्सी जो है किसी वस्तु का नाम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कुर्सी एक वस्तु का नाम है, तो कुर्सी क्या हो गया? संज्ञा। अब क्या इस संज्ञा शब्द में चेंज किया जा सकता है? कोई परिवर्तन किया जा सकता है? अगर इस कुर्सी की जगह पर लिखा होता, इस कुर्सी की जगह पर क्या लिखा होता? कुर्सियाँ। ठीक है, कुर्सी की जगह पर क्या लिख गया? कुर्सियाँ। तो कुर्सी में चेंज हो गया, किसके आधार पर इसमें चेंज हुआ? इसके वचन के आधार पर। कुर्सी इधर लाओ, इसमें कुर्सी, एक कुर्सी की बात हो रही है, जबकि इस जगह पर अगर ये लिखा होता कि कुर्सियां इधर लाओ, तो इसका अर्थ है यहाँ पर एक से ज़्यादा कुर्सियों की बात हो रही है। मतलब संज्ञा में क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। किसके आधार पर? वचन के आधार पर संज्ञा में हमने चेंज कर दिया, तो संज्ञा कैसा शब्द हुआ? विकारी शब्द हुआ, क्योंकि इसमें क्या उत्पन्न हो गया? विकार उत्पन्न हो गया। मैंने विकार का मतलब आपको बताया था। विकार का मतलब क्या है? चेंज होना, परिवर्तित होना।
विकार उत्पन्न होना मतलब विकृति उत्पन्न होना, किसी वस्तु में परिवर्तन होना, उसी को हम कहते हैं विकार उत्पन्न होना। ठीक है, तो कुर्सी में हमने कुर्सी से क्या बना दिया, कुर्सियां बना दिया। वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन हुआ तो कुर्सी यानी संज्ञा जो है वो कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। वहीं अविकारी शब्द मैं बता चुका हूं, लेकिन यहीं से उसको और थोड़ा समझते हैं। ये सेंटेंस आप देखिए, कुर्सी इधर रख दो, कुर्सी इधर रख दो, इसमें एक वर्ड है इधर। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, फिर दोबारा से चर्चा करते हैं। अब कुर्सी इधर रख दो, इस पूरे वाक्य में एक ये शब्द भी था इधर। आप ये बताइए, इस इधर को आप चेंज कर सकते हैं, यानी इसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, या फिर इसको एक से ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं, इसके वचन में परिवर्तन कर सकते हैं। इधर जो शब्द है ये अपने मूल रूप में ही यूज होगा, हर जगह पर अपने मूल रूप में ही यूज होगा। ठीक है, जैसे इसके अलावा और शब्द हैं, को हो गया, ने हो गया, से हो गया। इन सभी शब्दों में हम वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये शब्द कैसे शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, इनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो संज्ञा जो है वो कैसा शब्द है, संज्ञा आपका विकारी शब्द है, क्योंकि इसमें लिंग, वचन, कारक इनके आधार पर विकार, परिवर्तन या चेंज जो है वो कैसा रहता है, संभव हो सकता है। ठीक है, संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, क्योंकि अब इसमें हम लिंग के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, वचन के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, और कारक के आधार पर भी इसमें चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपका संज्ञा के प्रकारों पर, संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्य या इसको पदार्थवाचक भी कहते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। 1 बाय 1 इन सभी चीज़ों पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति के बारे में बताने वाली। ठीक है, व्यक्ति का वाचन करने वाली वो कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो यह जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान इनका नाम बोध कराती है। ठीक है, ये किसी भी चीज़ के नाम को हमको रिप्रेजेंट करती है, नाम के बारे में बताती है। और वो नाम कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, देश का नाम हो सकता है, दिशा का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, पुस्तक का नाम हो सकता है, त्योहार का नाम हो सकता है। ऐसे कई सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन हम उनको किसी नाम से पुकारें। ठीक है, और उसका वही एक मतलब हो। इसको थोड़ा सा इन एग्जाम्पल्स की सहायता से और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जैसे व्यक्ति हो गया, व्यक्ति का नाम क्या है, राम। ठीक है, व्यक्ति का नाम क्या है, राम। तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी जगह पर एक शब्द जो व्यक्ति ही यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि व्यक्ति, मनुष्य, मानव, ये शब्द जो हैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे व्यक्ति शब्द है तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत बहुत सारे व्यक्ति आ गए, या हम कह सकते हैं सभी व्यक्ति इसी शब्द के अंदर समाहित हो जाते हैं। मैंने बोल दिया मनुष्य, तो इसमें पूरी मनुष्य जाति आ जाएगी। मतलब ठीक है, किसी एक व्यक्ति का नाम तो नहीं ले रहे हैं, मनुष्य बोल रहे हैं, तो मनुष्य का अर्थ है कि इसमें हम जितने भी मनुष्य हैं उन सभी को हमने इसमें समेट दिया एक ही वर्ड में। इसके अलावा मनुष्य हो गया, व्यक्ति हो गया, तो इनमें पूरे किसी एक पूरी जाति को हमने इसमें समाहित कर दिया। जबकि राम जो है, राम पूरी जाति को तो बोध नहीं करा रहा है, राम किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। ठीक है, राम के नाम से हमको पता चल रहा है किसी एक पार्टिकुलर आदमी के बारे में। ठीक है, एक एलिमेंट के बारे में पता चल रहा है। मनोज हो गया, कमल हो गया, मुकेश हो गया, इन सभी चीज़ों से हमें एक व्यक्ति का बोध हो रहा है कि किसी व्यक्ति का नाम राम है, महेश है, कमल है, जो भी है किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा ये। अब मैंने बोल दिया देश। अब ये शब्द है, आप यहाँ पे इस शब्द को देखिए, देश। अगर इस शब्द के बारे में, इसी शब्द के बारे में मैं आपसे पूछ लूं कि देश शब्द जो है ये किस संज्ञा को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखेंगे भाई देश में तो बहुत सारे देश आ जाते हैं। अब सभी देशों को देश ही कहेंगे। अब देशों के नाम सभी के अलग अलग हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, अलग अलग देशों के नाम हैं। लेकिन इन सभी देशों को हम क्या कह सकते हैं, ये सभी देश हैं। तो देश शब्द जैसे ही मैंने बोला तो उसका मतलब हो गया कि सारे देश इसी
इसी देश वर्ड में जो है समाहित हो गए। तो देश किसी एक देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये सभी देशों की एक कैटेगरी है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी देश का नाम लेता हूँ, भारत, तो भारत एक देश का नाम है, चीन एक देश का नाम है, अमेरिका एक देश का नाम है, ठीक है, रूस एक देश का नाम है। तो अगर किसी देश का नाम आ गया तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप आसानी से, यहाँ से अगर देश का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दिशाएं हैं, अब मैं दिशा बोल दिया तो दिशा में तो चारों दिशाएं आएंगी, लेकिन अगर मैं किसी नाम को बोलूं, पूर्व बोल दिया मैंने, पश्चिम बोल दिया, उत्तर बोल दिया, दक्षिण हो दिया, तो ये किसी एक पर्टिकुलर एक स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूर्व का मतलब है पूर्व दिशा को व्यक्त कर रहा है। पश्चिम बोल दिया तो पश्चिम एक दिशा को व्यक्त कर रहा है, वो पूर्व को व्यक्त नहीं कर रहा है, वो पश्चिम को व्यक्त करेगा। उत्तर बोल दिया तो वो एक ही दिशा के बारे में बात करेगा, उत्तर के बारे में बात करेगा। ठीक है, दक्षिण बोल दिया तो दक्षिण, केवल दक्षिण दिशा की बात होगी यहाँ पे। तो ये एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक दिशा के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब जैसे ये अमेरिकन हो गया, अमेरिकी हो गया, ये किसी एक देश के नागरिकों के बारे में बात हो रही है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुर्सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गीता, ऐसे पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, और पुस्तकों में किसी पुस्तक का नाम ले दिया, गीता हो गया, रामायण हो गया, बाइबिल हो गया, तो ये कैसे हैं, ये एक पार्टिकुलर बुक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बुक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गीता मतलब गीता एक पुस्तक का नाम है, रामायण मतलब एक पुस्तक का नाम है, बाइबिल भी एक पुस्तक का नाम है। तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। लेकिन सभी पुस्तकों को, मतलब पुस्तकों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, उन सभी नामों को अगर हम एक ही वर्ड में समाहित करें तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, पुस्तकें। तो पुस्तकें जो वर्ड होगा वो जातिवाचक संज्ञा में होगा, क्योंकि वो पूरी पुस्तकों की जाति का बोध करा रहा है। जब अगर किसी किताब का नाम दे रखा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को बोध कराएगा। ठीक है, तो जैसे त्योहार हो गया, त्योहारों में तो बहुत सारे त्योहार हैं, तो त्योहार शब्द अपने आप में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर किसी त्योहार का नाम आ जाएगा, दशहरा आ गया, रक्षाबंधन आ गया, होली आ गया, ईद आ गया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बोध करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से आपको समझ में आया होगा। तो दिशा हो गई, देश हो गए, समुद्र हो गए, पुस्तक हो गई, समाचार पत्र हो गए, पर्वत हो गए, महीने हो गए, दिन हो गए, ऐतिहासिक युद्ध हो गए, राष्ट्रीय घटनाएं हो गई। इन सभी के नाम, यहाँ पर यही तो आपको याद रखना है, नाम। दिशा नहीं, दिशा का नाम। देश नहीं, देश का नाम। समुद्र नहीं, समुद्र का नाम। अरब सागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। समुद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। समुद्र के अंतर्गत काफ़ी सारे समुद्र आ जाते हैं जिनके नाम मैं अभी डिनोट कर रहा हूँ। पुस्तकें, तो पुस्तक जातिवाचक है, लेकिन पुस्तक के सामने कितनी सारी पुस्तकें आ जाएंगी, गीता हो गई, रामायण, महाभारत, बाइबल, ठीक है, ये सारी पुस्तकें हैं। समाचार पत्र नहीं, समाचार पत्रों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत नहीं, पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सभी एक एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जनवरी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, फरवरी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, दिनों के नाम, संडे, मंडे, सोमवार, मंगलवार, ये सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। ऐतिहासिक युद्ध तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन अगर किसी युद्ध का नाम लेते हैं हम, खानवा का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, ठीक है, चौसा का युद्ध हो गया, ये सभी युद्धों के नाम अगर मैं लेता हूं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। राष्ट्रीय घटनाएं हो गई, इन सभी के अगर नाम आते हैं, इन सभी के अगर क्या आते हैं, नाम आते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पे आता है अपना जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, ये एक ही प्रकार की वस्तुएं, एक ही प्रकार के व्यक्ति, इनका बोध कराता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा शब्द होता है जो एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराता है, या हम कह सकते हैं कि यह शब्द या जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो किसी संपूर्ण जाति का हमको बोध कराती है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, प्रशासनिक पद हो गए, ठीक है, प्रशासनिक पद, वकील हो गया, IAS हो गया, निरीक्षक हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति ये राजनीतिक पद है, उसमें थोड़ा सा चला गया, इसको आप थोड़ा सा नेगलेक्ट कीजिएगा, ये राजनीतिक पद में आएगा। तो प्रशासनिक पद जो है, वकील हो गया, IAS हो गया, निरीक्षक, क्योंकि सारी प्रशासन को संभालने वाले पद हैं, तो ये सभी क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा है। वकील अगर मैंने शब्द बोला वकील, तो वकील का मतलब है जितने भी वकील हैं सब इसी कैटेगरी में आ गए। दुनिया के सभी वकीलों को हम वकील कह सकते हैं ना, लेकिन अगर नाम ले लेके अगर को बुलाएंगे किसी वकील का नाम है,
किसी वकील का नाम है महेश चंद, ठीक है, तो महेश चंद वकील हो सकता है, लेकिन महेश चंद अगर मैं नाम लूँगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन मैंने बोला वकील, तो वकील क्या है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वकील किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो सारे अपनी जाति के समस्त व्यक्तियों का बोध करा रहा है, ठीक है। ऐसे ही IAS है, तो IAS भी बहुत सारे हैं, तो पूरे IAS के नाम अलग अलग होते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, नाम जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होंगे। लेकिन सभी IAS को एक, मैंने केवल IAS वर्ड बोला, केवल IAS शब्द मैंने बोला, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सभी IAS आ गए। निरीक्षक है तो इसमें सारे निरीक्षक आ गए। ऐसे ही राजनीतिक पद हैं, तो सांसद भी बहुत सारे होते हैं, तो मैंने सांसद बोला, तो सांसद सभी सांसदों के समूह का बोध करा रहा है, सभी सांसदों की जाति का बोध करा रहा है। मुख्यमंत्री मतलब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का बोध करा रहा है। मुख्यमंत्रियों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो वो नाम होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री शब्द जो है इसका मतलब है सभी मुख्यमंत्री आ गए इसकी कैटेगरी में, ठीक है, तो ये जातिवाचक है। ऐसे ही विधायक, ये भी जातिवाचक है। व्यवसाय जो होते हैं, ऑक्यूपेशन होते हैं व्यक्तियों के, वो भी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कोई बर्तन ठोकने पीटने का कार्य करता है तो उसको हम ठठेरा कहते हैं। तो ठठेरा कोई व्यक्ति हो सकता है, मान लो किसी व्यक्ति का नाम है कमल, तो कमल ठठेरा हो सकता है, तो कमल नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन वो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, वो बर्तनों को सही करने का कार्य करता है, ठठेरा है, ठीक है, तो वो ठठेरा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ठठेरे होंगे, बहुत सारे ठठेरे होंगे, तो वो सारे जो लोग हैं वो एक जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो ठठेरा शब्द जो है सभी ठठेरों की जाति का बोध करा रहा है। कबाड़ी है, कबाड़ी अगर किसी का ऑक्यूपेशन है तो इसका मतलब है, मैंने एक शब्द बोला कबाड़ी, तो कबाड़ी का मतलब क्या है, जितने भी कबाड़ी होंगे इसी शब्द के अंतर्गत आगे, मतलब कबाड़ी एक जाति का बोध करा रहा है, ठीक है, इनके व्यवसाय की जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही पशु पक्षी हैं, मोर, चिड़िया, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी होती हैं, भूकंप हो गया, ओलावृष्टि, सुनामी, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं। यहाँ से आप आसानी से इसको समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के किन चीज़ों के बारे में पता चलता है, गुणों के बारे में, धर्म के बारे में, दशा या कंडीशन के बारे में, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने क्या सीखा, पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम आएगा उसमें, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा में हमने क्या सीखा कि जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा वर्ड है जो अपनी जाति के समस्त वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध करा देता है, ठीक है। वो सभी, यानी वो एक वर्ड जो है पूरी कह सकते हैं हम एक बड़े क्षेत्र में जितने भी उस कैटेगरी से संबंधित लोग होंगे उन सभी का बोध कराता है जातिवाचक संज्ञा। और वहीं भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा क्या बोध कराती है, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध कराती है, उसके धर्म का बोध कराती है, उसकी दशा या कंडीशन का बोध कराती है, तो वो क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा और हम समझें तो इसको यह कह सकते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा होती है इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कि जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, या सर्वनाम हो गया, या क्रिया हो गई, या विशेषण हो गया, या फिर अव्यय हो गए। ध्यान देंगे यहाँ पे कौन कौन से वर्ड मैंने नाम बोले हैं, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। अगर इनमें कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है, प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया है, ठीक है, नहीं देखा है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गई, विशेषण हो गया, अव्यय हो गया। अगर इनमें हम प्रत्यय जोड़ दें, कोई भी इनके पीछे सफिक्स लगा दें, प्रत्यय जोड़ दें, तो ये क्या बन जाते हैं, सारे भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ बच्चा, ठीक है, बच्चा क्या है, बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है। बच्चे का नाम अगर लेता मैं, चिंटू, मिंटू, पिंकू, कुछ भी नाम लेता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बच्चा। बच्चा का मतलब है सभी बच्चे, ठीक है, इस कैटेगरी में सभी बच्चे आ जाएंगे। ये पूरी बच्चों की जाति का बोध करा रहा है बच्चा शब्द जो है, तो बच्चा जातिवाचक संज्ञा है। अब बच्चा में मैंने एक प्रत्यय जोड़ दिया, बच्चा में मैंने बच्चा प्लस मैंने इसमें प्रत्यय जोड़ दिया पन, बच्चा में मैंने प्रत्यय ऐड किया पन, तो इसको मिलाकर के जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, बचपन। तो बचपन कैसी संज्ञा है, बचपन भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के एक कंडीशन का बोध करा रही है, ठीक है, किसी व्यक्ति की एक स्थिति का, जीवन की एक भाग का, स्थिति का बोध करा रही है, तो बचपन क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। अब जैसे मीठा है, ठीक है, मीठा में मैंने प्रत्यय जोड़ दिया आस, ठीक है,
मीठा क्या है आपका विशेषण है, किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है। मीठा क्या है विशेषण, विशेषण में मैंने प्रत्यय जोड़ा आस, मीठा प्लस आस, तो इसको बोल सकते हैं हम, इसका वर्ड क्या बनेगा मिठास। मिठास क्या हो गया, किसी व्यक्ति का एक गुण हो गया, ठीक है। मिठास किसी व्यक्ति का एक गुण हो गया, भाव हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। इसी से ही आप समझ सकते हैं। तो बचपन हो गया, मिठास हो गया, बुढ़ापा हो गया, मोटापा हो गया, क्रोध हो गया, धार्मिक हो गया, ये धर्म से बना है। ममता जो है वो, ममत्व जो है वो ममता से बना है, ठीक है। बंधुत्व जो शब्द है वो भाईचारे से या बंधु से बना है। अपनापन, इसमें भी पन ऐड है, अपना से बना है। नैकट्य मतलब कोई चीज़ किसी के निकट है और निकट में हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो वो नैकट्य हो गया। मनुष्य से मनुष्यता बना, मित्र से मित्रता बना, सबके पीछे क्या है प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रत्यय के बारे में मैंने बता दिया, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप प्रत्यय अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से कवर कर रहा हूँ। मनुष्य में ता प्रत्यय जोड़ा, मनुष्यता हो गया। मित्र शब्द से मित्रता बना, ठीक है। घबराना से घबराहट बनी, पंडित से पांडित्य बना और विद्वान से विद्वता बना, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हैं संज्ञा शब्द हैं। कौन कौन सी संज्ञा शब्द हैं, या तो जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ये सभी शब्द जो आपके सामने लिख रहे हैं ये या तो जातिवाचक संज्ञाएं हैं, या सर्वनाम है, या क्रिया है, या फिर विशेषण है, या फिर अव्यय है। तो इन सभी शब्दों के पीछे अगर प्रत्यय को ऐड कर दिया जाता है तो सारे शब्द क्या बन जाते हैं, भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। कभी कभी आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि जातिवाचक संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, अव्यय हो गया, अगर इनमें हम प्रत्यय जोड़ दें तो कौन सी संज्ञा बनेगी, आपको पता होना चाहिए। कौन सी संज्ञा बनेगी, भाववाचक संज्ञा बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। समूहवाचक संज्ञा, इसके नाम से ही आप इजीली समझ सकते हैं। समूह का मतलब है कोई भी ग्रुप या समूह, यानी एक से अधिक व्यक्तियों का कोई ग्रुप हो सकता है, समूह हो सकता है। तो ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी ग्रुप का बोध कराते हैं, किसी समूह का बोध कराते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, समूहवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएंगे। तो व्यक्ति या वस्तुओं के समुदाय का बोध हो, जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तुओं के समुदाय का बोध हो, समूह का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ढेर, ढेर किसे कह सकते हैं, जैसे मान लो अमरूद है, शब्द एक फल है अमरूद, ठीक है। एक अमरूद किसी जगह पर रखा हुआ है तो उसको आप ढेर बोल सकते हैं, अमरूद का नहीं बोल सकते। ढेर किस चीज़ को बोला जाएगा, जहां पर कोई भी वस्तु एक से अधिक संख्या में होगी, मतलब काफ़ी संख्या में होगी, एक ग्रुप में होगी। एक वस्तु को कभी ढेर कहा सकता है, नहीं कहा जा सकता ना। तो ढेर शब्द अपने आप में ही ये बयां कर रहा है कि ढेर का अर्थ है एक से अधिक वस्तुएं, एक से अधिक वस्तुओं का समूह। तो ढेर जो है, इस शब्द को सुनते ही आप ये अंदाजा लगाएंगे कि ढेर का मतलब क्या है भाई, एक से ज़्यादा वस्तुएं आ रही हैं, इसका मतलब है ये ग्रुप हो गया, समूह हो गया, समुदाय हो गया, इसलिए क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। ऐसे ही मंडल है, ठीक है। मंडल, मंडली, मंडली एक आदमी की कभी मंडली बन सकती है, एक व्यक्ति से कभी मंडल बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो मंडली का मतलब भी है एक से अधिक व्यक्तियों का समूह, ठीक है। तो ये भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। सेना, एक व्यक्ति को सेना कह सकते हैं। फिल्मों की बात छोड़िए, उसमें कहते हैं वन मैन आर्मी, एक ही आदमी सबको मार देता है, वो वन मैन आर्मी बन जाता है। लेकिन व्यावहारिक रूप में एक व्यक्ति को आर्मी कहा सकता है, सेना कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता ना। सेना का अर्थ है, जैसे ही सेना शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो हम ये समझते हैं और ये हमें, हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन बनती है कि सेना का मतलब है बहुत सारे सैनिक। जैसे ही सेना शब्द आपके कानों में पड़ा, आपका ध्यान गया कि भाई सैनिकों का समूह आपको नजर आया, तो इसका मतलब है सेना क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है, एक समुदाय को रिप्रेजेंट करती है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। कक्षा में एक आदमी होता है, नहीं हो सकता। कक्षा किससे बनती है, छात्रों के समूह से बनती है, वहाँ भी समूह की बात हो रही है। मंत्रिमंडल को देखने पर ऐसा लगता है सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, एक ही चीज़ की बात हो रही है। मंत्रिमंडल तो एक है, लेकिन मंत्रिमंडल का निर्माण किससे हुआ है, मंत्रियों से हुआ है। काफ़ी सारे मंत्री होंगे, उसमें मंत्रियों का ग्रुप होगा, समुदाय होगा, तभी तो बना मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल कैसा शब्द हुआ, समूहवाचक संज्ञा हुई। सभा, कोई एक आदमी अकेला बैठ के सभा करता हुआ देखा है, नहीं देखा होगा ना। सभा का मतलब है काफ़ी सारे लोग बैठे होंगे वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे होंगे, उनको मिला करके उस चीज़ को हम सभा का रूप दे सकते हैं, ठीक है। एक आदमी तो सभा का रूप नहीं हो सकता, तो सभा भी कैसा है, समूहवाचक संज्ञा है। भीड़, भाई भीड़ किसको कहेंगे भाई, एक आदमी है, एक आदमी को भीड़ कह सकते हो, नहीं कह सकते। मार्केट में जाओगे, बहुत सारे लोग होंगे, अनगिनत लोग होंगे वहाँ पे, तो उनको देख के आप कह सकते हो भाई बहुत भीड़ हो रही है। तो भीड़ का मतलब क्या है, भीड़ कैसे बनती है, भीड़ बनती है मनुष्यों से, एक से अधिक किसी चीज़ की संख्या हो जाती है तो उससे बनती है भीड़,
ठीक है। तो भीड़ क्या है, भीड़ भी एक समूह है और इसे भी समूहवाचक संज्ञा है। परिषद हो गया, पुस्तकालय हो गया। आप बोलेंगे पुस्तकालय में किसकी भीड़ है? भाई पुस्तकालय किससे बनता है? एक किताब अलमारी में रख दो, उसको हम लाइब्रेरी कह सकते हैं, पुस्तकालय कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। पुस्तकालय का मतलब ही यही है कि काफ़ी सारी पुस्तकें वहाँ पे स्टोर्ड हैं, बहुत सारी पुस्तकों का वहाँ पे समूह उपस्थित है, तभी तो पुस्तकालय क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। पुंज हो गया, पुंज का मतलब है किसी भी चीज़ का समूह, पुंज भी एक समूह है। पुंज शब्द का अर्थ ही समूह है, ठीक है। जैसे प्रकाश पुंज हो गया, प्रकाश पुंज जैसे हम शब्द यूज करते हैं, तो प्रकाश पुंज का मतलब क्या है, काफ़ी सारे प्रकाश, ठीक है। सूर्य का प्रकाश है तो वो पुंज के रूप में चलता है, तो पुंज क्या है, समूह हो गया। सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, उन 7 रंगों का एक पुंज हो गया, ठीक है, समूह हो गया। तो ये भी समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा, किसी एक चीज़ को गुच्छा कह सकते हैं। एक अंगूर लटक रहा हो बेल पे, उसको बोल सकते हैं गुच्छा लटक रहा है अंगूर का, नहीं लटक रहा ना। गुच्छा का मतलब है काफ़ी सारी संख्या में कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। एक से अधिक संख्या में वस्तुएं हो सकती हैं, वस्तुओं का ग्रुप हो सकता है, समुदाय हो सकता है, इसलिए क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे केले होते हैं, केले ग्रुप के, जैसे केले का पेड़ होता है, केले का पेड़ पे आपने केले लटके हुए देखे होंगे, तो बहुत सारे केले एक ही डंडे टाइप पर चिपके रहते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो उसको क्या बोलते हैं, हम घोंद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, घोंद बोलते हैं। तो घोंद का मतलब क्या है, केलों का समूह, ठीक है, केले का घोंद। तो ये भी क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा हो गई। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सबको समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कमेंट कीजिए, आपके प्रत्येक कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं आप पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा पर। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ एक ही चीज़ है, द्रव की बात नहीं हो रही, आप कंफ्यूज नहीं होना है। द्रव्य और द्रव में फ़र्क है। द्रव तरल पदार्थ हो गया, द्रव्य ऐसी कोई भी ऐसी वस्तु हो गई जिसका एक अपना मास होता है, जिसका अपना एक वजन होता है। द्रव्य एक वजन को निरूपित करने वाला शब्द है। तो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी पदार्थ का, धातु का बोध होता है, या हम कह सकते हैं वे सभी चीज़ें पदार्थ हैं जिनसे किसी दूसरी चीज़ का निर्माण किया जा सकता है, किसी दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, वो सभी वो सभी मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो सभी पदार्थ हो सकते हैं, द्रव्य हो सकते हैं। तो द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे संज्ञा शब्द जो किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, वो सभी द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत ऐसी वस्तुएं आती हैं जो माप तौल से संबंधित होती हैं, ठीक है। मापने या तौलने से संबंधित वस्तुएं सभी द्रव्य या पदार्थों की श्रेणी में आती हैं। ऐसी वस्तुएं या पदार्थ जिनसे दूसरी वस्तु या पदार्थ बनाए जा सकें, वे सारी वस्तुएं भी पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। माप तौल वाली जितनी वस्तुएं हैं वो सारी पदार्थ के अंतर्गत आएंगी, और इसके साथ साथ ऐसी वस्तुएं जिनसे हम दूसरी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, दूसरे पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, वो सभी वस्तुएं भी पदार्थ के अंतर्गत आएंगी। तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, गेहूँ, चावल, कोयला, घी, तेजाब, डीजल, इन सभी चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है। ये सभी माप तौल वाली चीज़ें हैं। कुछ मेटल्स हैं इनमें, ठीक है, कुछ तरल पदार्थ हैं। तो सभी ये चीज़ें क्या हो गई, ये धातु के अंतर्गत आ गई, द्रव्य के अंतर्गत आ गई या पदार्थ के अंतर्गत आ गई। तो वे सारे शब्द जो किसी पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए है नहीं। अब यहाँ ये 2 चीज़ें आपको बड़ी ध्यान से देखनी है यहाँ पे। और ऐसे प्रश्न पिछले वर्ष में कई बार पूछे भी गए हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने पढ़ा ही, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा भी आपने देखी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। एक सेंटेंस आपको दे दिया, जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है, आज के समय में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। और आपसे पूछा पेपर में कि भाई इसमें ये बताइए कि हरिश्चंद्र में कौन सी संज्ञा है। तो कभी कभी आप जल्दी में क्या कर देंगे, जैसे ही आप देखेंगे भाई आज के समय में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, और जैसे ही आपने देखा हरिश्चंद्र की तरफ, अरे हरिश्चंद्र तो नाम है, और भैया नाम तो हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, हैं, हमने नाम पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे हमने टिक कर दिया कि बिल्कुल सही, ये तो हमारा 100% श्योर है, बिल्कुल सही आंसर हमने दिया है। लेकिन यहाँ हमने गलती कर दी। आज के समय में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, हरिश्चंद्र नाम है, लेकिन इस वाक्य में जो इसका प्रयोग किया जा रहा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जा रहा है। यहाँ हरिश्चंद्र का नाम, जो हरिश्चंद्र शब्द दिया गया है, ये हरिश्चंद्र को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों के पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सत्य बोलते हैं। हरिश्चंद्र किसके लिए फेमस थे? हरिश्चंद्र का जो प्रसिद्धि है वो किस कारण है? क्योंकि वे सत्यवादी थे, उनके नाम के आगे सत्यवादी लगाया जाता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र उनको कहा जाता है।
तो हरिश्चंद्र जो है अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है ऐसे व्यक्तियों को जो सत्य से प्रेम करते हैं, सत्य बोलते हैं। तो वाक्य था, आज के समय में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। ठीक है, हरिश्चंद्रों का अर्थ इस जगह पे क्या है? सत्य बोलने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा सत्य बोलते हैं। तो ये जो शब्द है हरिश्चंद्र, यहाँ किसके रूप में यूज हुआ है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज हुआ है। तो ऐसे करके आपको भाव से पता लगाना है, सेंटेंस को पढ़ना है, भाव से पता लगाना है कि ये कौन सा संज्ञा हो सकती है। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज कैसे होगा? देखिए, सेंटेंस लिखा है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब शुक्ल किसी का नाम हो सकता है? शुक्ल तो किसी का नाम नहीं है। शुक्ल तो एक हम जैसे कह सकते हैं अपना सरनेम यूज़ करते हैं, हम सरनेम ही तो यूज़ करते हैं। शुक्ल हो गया, कोई सिंह लगा रहा है, कोई तिवारी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई चतुर्वेदी, कोई द्विवेदी, ऐसे करके लगाते हैं ना, तो ये सभी सरनेम होते हैं। तो द्विवेदी किसी का नाम तो नहीं हो सकता, ठीक है, द्विवेदी किसी का नाम तो नहीं हो सकता, ये सरनेम है, किसी जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक शब्द है। लेकिन जैसे ही हमने ये देखा और प्रश्न पूछा हमसे कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और हम जैसे ही इसको देखेंगे, अरे भाई इसमें कौन सी संज्ञा है, तो हमने जैसे ही नज़र गई हमारी यहाँ पर और हमने देखा शुक्ल तो किसी का नाम नहीं होता, ये तो सरनेम होता है, जाति के लिए यूज किया जाता है, जाति बोधक शब्द है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन हम यहीं पर गलती कर जाएंगे। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ये जातिवाचक शब्द है, लेकिन शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में क्या आएगा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आपने हिंदी पढ़ी होगी, तो जैसे ही हम शुक्ल जी के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा भाई कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, केवल शुक्ल लिखा है, लेकिन हम यहाँ से समझ पाए, हमने भाव लगाया, अर्थ लगाया कि यहाँ शुक्ल लिख रहा है, तो शुक्ल किसकी बात हो रही है? यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है। यानी जातिवाचक संज्ञा तो है, लेकिन किसके रूप में यूज हुई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। वैसे ही आप समझ लीजिए, गांधी जी ने देश के लिए संघर्ष किया, गांधी जी ने देश के लिए संघर्ष किया। ठीक है, गांधी जी ने देश के लिए क्या किया? संघर्ष किया। अब गांधी क्या था? गांधी उनका नाम तो नहीं था, महात्मा भी उनका नाम नहीं था, मोहनदास नाम था उनका, गांधी उनका सरनेम था। तो गांधी किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है, गांधी क्या है? सरनेम है। लेकिन जैसे ही इस वाक्य को आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में कौन आया? गांधी जी आए। भाई महात्मा गांधी की बात हो रही है, मोहनदास जी की बात हो रही है, उन्होंने ही देश के लिए क्या किया था? संघर्ष किया था। गांधी जी ने देश के लिए संघर्ष किया था। तो जैसे ही गांधी शब्द आपके सामने आया तो आपने अंदाज़ा लगाया कि गांधी जी, जो गांधी वर्ड है एक जातिवाचक शब्द है, एक जाति के लिए यूज होने वाला शब्द है, सरनेम है गांधी। लेकिन गांधी शब्द को पढ़ने के तुरंत बाद हमारे दिमाग में किसका नाम आता है? गांधी जी की इमेज आ जाती है। ठीक है, आपके सामने तुरंत इमेज आ जाती है, मोटा सा चश्मा, हाथ में लाठी, ठीक है, और वो चरखा वरखा सब इमेज आपके सामने बन जाती है। गांधी आया तो गांधी का मतलब क्या है? महात्मा गांधी की बात हो रही है, उन्हीं ने देश के लिए क्या किया था? संघर्ष किया था। तो ये अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका यूज जो यहाँ पे हो रहा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना यूज करना पड़ेगा, दिमाग का, ब्रेन का यूज करें और थोड़ा सा समझें, भाव समझें सेंटेंस का कि क्या कहना चाह रहा है। डायरेक्टली बिल्कुल ऐसे ही देख के और देखा और लगा दिया टिक, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। थोड़ा सा टाइम लेना है, क्वेश्चन पर देखना है, समझना है, उसके बाद में ही आपको सही आंसर टिक करना है। ठीक है, तो ये नाउन की बेसिक नॉलेज होगी। अब नाउन से ही रिलेटेड कुछ चैप्टर हैं, जैसे आपके वचन हो गया, ठीक है, लिंग परिवर्तन हो गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये शब्द भी जो है लगातार पूछे जाते हैं। तो ऐसे नाउन से संबंधित कुछ अन्य चैप्टर हैं। इसके बाद में जैसे हम पढ़ेंगे वचन पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल्ड क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें, और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में जाएँ, कमेंट करें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।